आज स्टडी करने वाले डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम पढ़ने से पहले हम एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। आप यदि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हो, चाहे हो सकता है वो हो सकता है, मान लीजिए सी हो सकता है, जावा हो सकता है या पाइथन हो सकता है। तीनों में से कुछ ही पढ़ रहे होंगे आप। तो आपको उनके कम से कम 500 क्वेश्चन लगाना है और थ्योरी तो पढ़नी। तो ये बेसिक हो गया, ठीक है, कि आपको 500 क्वेश्चन लगाएंगे तब आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अच्छी खासी पकड़ बन जाएगी। फिर सेकंड, आपको डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डीएसए। डीएसए क्यों पढ़ना है? आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ ली, अब एक प्रोजेक्ट दिया, ठीक है, एक प्रोजेक्ट बनाना, तो आप उसको कैसे सोचेंगे। जो थिंकिंग पावर होता है वो थिंकिंग पावर आता है अपना किससे? डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम से। इसे हम डीएसए या इससे हमें लॉजिक बिल्डिंग भी अच्छी हो जाता है। लॉजिक बिल्डिंग के लिए हम डीएसए पढ़ रहे होते हैं। तो हम इसके 1000 क्वेश्चन लगाएंगे। और थर्ड, जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डीएसए पढ़ेंगे तो इनका अलग से प्लेलिस्ट बनेगा, ठीक है। 500 क्वेश्चन वाला अलग से प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाएगी और इसमें क्या होगा, थ्योरी क्वेश्चन दोनों होगा। तो प्लेलिस्ट काफ़ी ज़्यादा लंबा बन सकता है। तो जो कॉलेज लेवल पे है वो इसको प्रेफर करें, ठीक है, और इसे प्रेफर करें। और जो कॉलेज लेवल पे नहीं है, जो सिर्फ कोडिंग करना चाहते हैं, उनको एक कॉलेज से ज़्यादा लेना देना नहीं है, तो क्या करें, 500 और 1000 वाली केवल प्ले लिस्ट भी एक्सेस कर लेंगे तो उनका काम चल जाएगा। तो ये 3 प्ले लिस्ट है जिनका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन को चेक करें। अब स्टार्ट करते हैं क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। तो डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम में 2 कॉन्सेप्ट है। पहले डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम होना चाहिए। तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, तो एल्गोरिदम वाला पोर्शन मैंने पूरा यहाँ लिख दिया, ठीक है। पहले हम डेटा स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो डेटा क्या होता है? डेटा कोई इन्फॉर्मेशन हो सकता है, स्टैटिक्स हो सकता है, इंडिविजुअल फैक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपने टेस्ट लिख रहे हैं व्हाट्सएप पे, ये भी एक डेटा है। आप कोई वीडियो फोटो देख रहे हैं, ये भी एक डेटा है। आप कोई सॉन्ग सुनते हैं, वो भी एक डेटा है। आप कोई वीडियो देख रहे हैं, वो भी एक डेटा है। तो सब कुछ डेटा के फॉर्म पे होता है। डेटा टाइप्स क्या होता है? डेटा को किस फॉर्मेट पे रिप्रेजेंट करते हैं उसको डेटा टाइप कहते हैं। किस बिट फॉर्म पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जो इंटीगर होता है वो सिर्फ नंबरों को स्टोर कर रहा होता है, ये नंबरों को सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है? सिर्फ डेसिमल नंबर यानी 1.2 को ही स्टोर करेगा। कैर डेटा टाइप क्या करता है? कैरेक्टर को स्टोर करता है, जैसे एच हो गया। स्ट्रिंग क्या करता है? एक वर्ड को स्टोर करके रखता है। बुलियन क्या करता है? ट्रू और फॉल्स को केवल स्टोर करके रखता है। यदि 2 चीजें होती है कोई भी फैक्ट पे, फैक्ट या तो सही होगा या फिर गलत होगा। अगर सही है तो ट्रू बुलियन का उपयोग करेंगे, गलत होगा तो फॉल्स का उपयोग करेंगे। तो ये डेटा टाइप्स है जो डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डेटा स्ट्रक्चर, जब भी हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं तो अब किस किस फॉर्मेट पे डेटा को स्टोर कर सकते हैं उसको हम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। तो डेटा को स्टोर करने के लिए हम स्टैक का उपयोग कर सकते हैं, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का। क्यों डेटा स्ट्रक्चर का भी उपयोग करते हैं? लिंक लिस्ट का ही करते हैं, एरे का ही करते हैं, पॉइंटर का ही करते हैं, ट्री एंड ग्राफ का करते हैं। ये तीनों को भी 5 मिनट में अभी देखने वाले हैं। फिर अब बात करते हैं एल्गोरिदम क्या होता है। तो एल्गोरिदम, तो देखिए, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा पहले कि हमने एक डेटा बनाया, ठीक है, एक डेटा लिया, उसका फॉर्मेट बनाया, किस फॉर्मेट का डेटा है, उसको डेटा स्ट्रक्चर पे स्टोर किया, ठीक है। जब स्टोर कर लिया तो उस पर एल्गोरिदम लगाएंगे। एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। जैसे 2 + 3 = 5 एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करें तो पहले हम 2 नंबर लिए 2 और 3, फिर उसमें सम ऑपरेशन को परफॉर्म किया 2 + 3, फिर उसका सम मिल गया 2 + 3 = 5। तो एक कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को एल्गोरिदम कहते हैं, ठीक है। तो एल्गोरिदम को आपने इम्प्लीमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करते हैं।
कि क्या सही कि गलत काम कर रहा है, ओके सही काम कर रहा है। फिर डिजाइन करते हैं, डिजाइनिंग। तो डिजाइन एल्गोरिदम क्या है? ये एक ऐसा मेथड है या एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एल्गोरिदम को डिजाइन किया जाता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हमने तो डिजाइन कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया, एक्सपेरिमेंट कर लिया, सम करके देख लिया 5 आ रहा है आंसर, डिजाइन भी कर लिया। अब आता है एनालाइज प्रोसेस। एनालाइज क्या होता है? जब आपने एल्गोरिदम बनाया है तो कुछ टाइम भी लेगा, 5 मिनट लेता है कोई एल्गोरिदम, कोई मिनट 3 मिनट लेता है। तो इसको देखना, ठीक है, वो कितना स्पेस ले रहा है, 2 MB ले रहा है या 3 MB ले रहा है। तो टाइम और स्पेस को जब एनालाइज कर रहे होते हैं किसी एल्गोरिदम का, उसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कह रहे होते हैं, एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। तो किसी एल्गोरिदम में उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड करना एनालाइज एल्गोरिदम कहलाता है। तो ये पूरा खेल हो क्या रहा है? एक डेटा है, उसका फॉर्मेट हमने पता किया, उसको स्टोर किया डेटा स्ट्रक्चर्स में, उसमें एल्गोरिदम को लगाया, फिर एल्गोरिदम को लगाने बाद एल्गोरिदम को डिजाइन किया और एनालाइज किया कि वो कितना टाइम ले रहा है। तो डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम में कभी कभी इसको DAA भी बोलते हैं और इसको DSA बोलते हैं। तो DEA और DSA सब एक जैसे हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हमें इसे एक साथ पढ़ेंगे। अब एल्गोरिदम में तो उसके टाइप्स भी होंगे: ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम, रिकर्सिव एल्गोरिदम, डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम, डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम, ब्रैकेटिंग एल्गोरिदम एंड ग्रेडी एल्गोरिदम। तो इनके 5 से 6 टाइप्स हैं और DSA के भी, डेटा स्ट्रक्चर्स के 5 से 6 टाइप्स होते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। जब भी हम एल्गोरिदम को बना रहे हों तो उसके हर एक स्टेप क्लियर होना चाहिए। हमेशा इनपुट को 0 से डिनोट करेंगे, आउटपुट को किससे डिनोट करेंगे? 1 से। हम जब भी एल्गोरिदम को बनाएं या कोई प्रोग्राम बनाए तो उसके स्टेप लिमिटेड हो, अनलिमिटेड स्टेप नहीं बनाना है, वरना उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा। और जो एल्गोरिदम होता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंडेंट नहीं होता है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं एल्गोरिदम का, फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। देखिए, एक नंबर लिया, ठीक है, स्टार्ट करते हैं फ्लो चार्ट के थ्रू, एक एल्गोरिदम बना रहे हैं। यहाँ पास क्या करना, 2 नंबर को सम करना है, जो 2 और 3 थे। अब यहाँ पास XY को लेंगे, तो इनपुट क्या ले लिए, X एंड Y को ले लिया, प्रोसेस किया यानी सम किया A + B, आउटपुट क्या आ गया, प्रिंट C आ गया, यानी A और B का जो सम होगा C वो आ गया है। स्टेप 5 स्टॉप। तो देखिए, स्टार्ट जो होता है उसको सर्कल से डिनोट कर रहे होते हैं इस तरीके से। ये फ्लो चार्ट हो गया, ये एल्गोरिदम हो गया। फिर इनपुट ले लिए, यहाँ पास फिर सम कर दिए, डिस्प्ले कर दिए जो सम है, और एंड कर दिए। तो इस तरीके से एल्गोरिदम को बनाया जाता है, एल्गोरिदम को सॉल्व किया जाता है। अब हमेशा कभी कभी याद होता है एल्गोरिदम और सूडो कोड में अंतर क्या है। तो जो एल्गोरिदम होता है एक प्रोसेस है जिसमें स्टेप बाय स्टेप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन जो सूडो कोड है ये एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करने का मेथड है। ठीक है, यदि आपको एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करना है तो किसके थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे? सूडो कोड के थ्रू। और एल्गोरिदम क्या है? किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका। सेकेंड पॉइंट, जो एल्गोरिदम होता है सिस्टमैटिकली राइट लिखा हुआ होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन जो सूडो कोड होता है बहुत सिंपल वे में लिखा होता है। जो एल्गोरिदम होता है यहाँ पास कोई रूल नहीं होता, ठीक है, लेकिन जो सूडो कोड होता है यहाँ पास रूल्स होते हैं छोटा से छोटा बनाने का। एल्गोरिदम में डिबगिंग करना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन सूडो कोड में डिबगिंग करना काफी आसान है। एल्गोरिदम को समझना काफी मुश्किल है, लेकिन सूडो कोड को समझना काफी आसान है। अब बात करते हैं, जो हमने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम के टाइप्स पढ़े थे, तो मैंने कहा था बाद में बताता हूँ। तो अब डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम के टाइप्स देखते हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं। पहला था क्यू डेटा स्ट्रक्चर। क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए, एक लाइन है, यहाँ पास मेंबर खड़े हुए हैं। तो पहला मेंबर ATM से पैसा निकालेगा, तो पहले कौन? ये बाहर जाएगा, फिर ये आएगा पैसा निकालेगा, फिर ये बाहर जाएगा, फिर ये आएगा, फिर ये पैसा निकालेगा, ये आ जाएगा। यानी देखिए, जो पहले आया वो पहले जाएगा, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट।
तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो पहले आता है वो पहले जाता है। लेकिन स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पास क्या हुआ कि ये आने के लिए अलग रास्ता है, जाने के लिए अलग रास्ता है, लेकिन यहाँ पर जाने का रास्ता मैंने बंद कर दिया। ठीक है, रास्ता बंद हो गया, रास्ता बंद हो चुका है। यहाँ पास से आगे से कोई दरवाजा नहीं है, ना ही स्पेस है। तो देखिए सबसे पहले ये आए भाई साहब, फिर ये आए और ये और ये और ये और ये। अब देखिए ये आया तो पहले कौन जाएगा, जो बाहर है वही जा पाएगा ना। तो पहले ये निकल जाएगा, फिर ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो डेटा स्ट्रक्चर से यहाँ पर जो पहले आता है वो लास्ट में जाता है। जैसे देखिए ए है, बी है, सी है, तो पहले कौन आया, ए आया, फिर बाद में कौन आया, बी आया, फिर उसके बाद कौन आया, सी आया, सी सबसे लास्ट में आया। इसको हम पुश ऑपरेशन कहते हैं। जब भी कोई आ रहा होता है उसको हम पुश ऑपरेशन कहते हैं। और जो टॉप का एलिमेंट होता है उसे टॉप कह रहे होते हैं, जो सबसे ऊपर है। अब इन्हें बाहर भी जाना है, आए हैं तो जो ऊपर वो जाएगा, है ना। तो ऊपर जाएगा, पहले सी जाएगा, अब टॉप एलिमेंट कौन बचा, बी, अब बी जाएगा, फिर ए जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो इनपुट था, जो स्टैक था, तो देखिए यहाँ पर यदि हमने इनपुट लिया 1 2 3, तो यहाँ पास जो आउटपुट भी आएगा वो भी 1 2 3 ही आएगा, क्योंकि जो पहले आएगा पहले निकलेगा। लेकिन स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, यदि आपने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, तो आउटपुट क्या होगा, पहले 3 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 1 जाएगा। तो इसका आउटपुट होता है, इनपुट ये जाएगा तो आउटपुट ये होगा। अब बात करते हैं एरे क्या होता है। एरे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है जो सिमिलर टाइप के डेटा को स्टोर करके रखता है। और यहाँ पर जो एलिमेंट होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से। जैसे एलिमेंट हो गया 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया एंड 40 हो गया, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। और जो इनकी काउंटिंग होती है वो पहले 0 से स्टार्ट होता है, फिर आगे तक जाता है। तो इसको इंडेक्स बोलेंगे, अपना डेटा हो गया, एलिमेंट हो गया। वहीं लिंक लिस्ट की बात की जाए तो लिंक लिस्ट कलेक्शन ऑफ नोड होता है, यानी यहाँ पर डेटा का कलेक्शन नहीं होता है, नोड का कलेक्शन होता है। और जो नोड होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला डेटा यानी एलिमेंट वाला पॉइंट जहाँ एलिमेंट स्टोर हो होंगे, और दूसरा एड्रेस जहां उस एलिमेंट का एड्रेस स्टोर होता है। और ये इंडिपेंडेंट होते हैं, वो डिपेंडेंट था, ये इंडिपेंडेंट होता है। जैसे देखिए ये हेड हो गया, यहाँ पास 100 एलिमेंट 100 है, तो ये क्या इसका एड्रेस है, तो एड्रेस यहाँ पास गया, ठीक है। और यहाँ पास अपना एलिमेंट कितना है, 10 है। अब जो 100 एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पास आ गया। अब इसका नेक्स्ट एड्रेस क्या है, ये जो 200 है किसको डिनोट करें, नेक्स्ट वाले नोड को, नेक्स्ट वाले डेटा के बारे में बता रहा है कि नेक्स्ट डेटा कहाँ है, 200 पे, तो उसको यहाँ पास स्टोर कर दिए। जो 10 का जो एड्रेस था वो 100, तो उसको नीचे लिख दिया गया है। 200 के बताया नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 20 है, तो 20 का एड्रेस ये रहा, 20 को स्टोर कर दिया, यहाँ पास एड्रेस स्टोर कर दिए। अब जो बादों का जो 300 है, ये क्या बता रहा है, नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, तो नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस ये रहा, यहाँ पास आ गया, यहाँ पास 30 को स्टोर कर दिए। अब यही वाला पॉइंट क्या बचाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, तो यहाँ पास आ गया 4, यहाँ पास 4000 आ जाएगा, 400 एंड 500। ऐसे ये प्रोसेस आगे तक बढ़ते जाता है। तो इसे कहते हैं लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर, इस प्रोसेस को। अब बात करते हैं पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर एक डिराइव डेटा टाइप्स है जो स्टोर कर रहा होता है एड्रेस को किसी दूसरे वेरिएबल का। ये क्या मतलब हुआ, जैसे देखिए इंट वैर इज इक्वल टू 10, यानी एक वैर नाम का वेरिएबल है जहां पर 10 वैल्यू स्टोर है, और इसका एड्रेस क्या है, हैज 2022। अब यहाँ पास हमने पॉइंटर का उपयोग किया, इंट PRT और 20 लिख दिया, तो जो 10 था उसका एड्रेस क्या चेंज हो गया, 20 हो गया। यानी यहाँ पास क्या होता है, जो एड्रेस है वो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रखता है। 10 को स्टोर, 20 को स्टोर करेगा। अब फिर हम इसके एड्रेस को चेंज कर सकते हो, PRT फिर लगाया हमने 30, तो जो 20 था उसका एड्रेस क्या हो गया, 30। पॉइंटर में क्या होता है, जो डेटा टाइप्स है उसके एड्रेस को स्टोर नहीं करता और वो दूसरे एड्रेस को स्टोर करके रखता है पॉइंटर।
ट्री की बात क्या करते हैं, ट्री एक नॉन लीनियर हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऊपर वाले को नोड बोलते हैं, ये नोड है ए बी सी डी, ये नोड है, इसको एजेस कहते हैं। और नोड को वर्टेक्स भी बोला जाता है, वर्टेक्स या नोड कुछ ही बोल सकते हैं अपन। तो जो ट्री होता है कभी सर्कल नहीं बना रहा होता। देखिए ए बी सी डी, तो ए बी सी डी तो एक सर्कल बना, लेकिन ए सर्कल नहीं बना रहा है। और ग्राफ भी एक नॉन प्राइमेटिव नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पास क्या होता है, पूरा पूरा सर्कल बना रहा होता है। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। तो देखिए यहाँ पास कोई भी नोड खाली नहीं जा रहा, जैसे ए खाली चला गया। जब इसको कनेक्ट कर देंगे इससे तो क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। और यदि कनेक्ट नहीं है तो ये ट्री, सॉरी, जिसको कनेक्ट कर दिया तो ग्राफ बन गया, यदि कनेक्टेड नहीं है तो ट्री है। ट्री और ग्राफ में क्या अंतर होता है, ये सर्कल नहीं बनाता। देखिए यहाँ पास ये सर्कल नहीं बना रहा है, कोई भी सर्कल नहीं बना रहा, लेकिन ग्राफ एक पूरा कंप्लीट सर्कल बना रहा है। यहाँ पर ध्यान दें, जो वर्टेक्स जो नोड होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहां से वो स्टार्ट हो। जैसे ये ग्राफ है तो यहाँ पास वर्टेक्स कौन कौन सा हो गया, तो यहाँ पास होगा ए बी सी डी और ई भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसके वर्टेक्स हो गए। एजेस क्या होता है, पहला बनेगा ए बी, लिख गया, फिर क्या बनेगा बी ई, फिर ई डी, फिर डी सी, फिर ए सी। तो इसके वर्टेक्स हो जाते हैं। यहाँ पास तो मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। अब बात करते हैं एल्गोरिथम के टाइप्स की। हमने एल्गोरिथम भी पढ़ा, उसके टाइप्स भी देख लेते हैं। पहला आता है रिकर्सिव, ब्रूट फोर्स, ब्रैकेटिंग एंड डिवाइड एंड कॉन्कर। ये चार एल्गोरिथम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिकर्सिव क्या होता है, ये एक टेक्निक, ये एक एल्गोरिथम का टाइप्स है जो क्या कर रहा होता है, जो खुद को बार बार कॉल कर रहा होता है और इसका उपयोग सॉर्टिंग सर्चिंग के लिए कर रहे होते हैं। जैसे देखिए आपने फैक्टोरियल निकाला होगा, तो यहाँ पर 5 का हमें फैक्टोरियल निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 से एक नंबर कम जाएंगे तो 5 इंटू 4, ठीक है। तो 5 इंटू 4 कर दिए। अब 4 का फैक्टोरियल, अब हमें 4 का ही फैक्टोरियल निकालना, तो 4 का क्या करें, 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, तो अब 3 का ही फैक्टोरियल निकालना होगा, तो 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, फिर 2 का ही फैक्टोरियल, 2 इंटू 1, अब 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो 2 1 जा 2। तो देखिए एक हमने प्रोसेस लगाई, अब खुद को कॉल करेगा। अब 2 आ गया आंसर, तो अभी किसको करेगा, नेक्स्ट वाले को कॉल करेगा। यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल 2 था, तो 3 2 जा 6 हो गया। अब ये अपने नेक्स्ट वाले को कॉल करेगा। अब 4 इंटू 3 था, 3 का फैक्टोरियल 6 था, तो 4 6 क्या हो जाएगा, 24 हो गया। अब नेक्स्ट वाले को कॉल करेगा। 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल 24 आया, तो 5 इंटू 24 तो 120 आ गया। तो देखिए हमने एक प्रोसेस अपनाई, यहाँ पास से आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, ठीक है। अब फिर दोबारा खुद को कॉल करने लगा। इसको कहते हैं रिकर्सिव, जो बार बार खुद को कॉल कर रहा हो। ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम क्या होता है, ये यहाँ पास ये एक एल्गोरिथम का टाइप्स है, जहाँ पास स्पेसिफिक टाइप के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल होते हैं। यहाँ पर ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन को फाइंड कर होते हैं। जैसे आपको कॉलेज जाना है, तो कॉलेज जाना है एक प्रॉब्लम है, तो इसको सॉल्व करने कौन कौन से तरीके हैं। आप साइकिल से कॉलेज जा सकते हैं, आप बस से जा सकते हैं कॉलेज, आप ट्रेन से ही जा सकते हैं, आप हेलीकॉप्टर से ही जा सकते हैं, आप एरोप्लेन से ही जा सकते हैं, प्राइवेट जेट से ही जा सकते हैं। तो और भी इसके सॉल्यूशन हो सकते थे, मैंने इतने सोचे। अब इनमें से बेस्ट क्या है और अफोर्डेबल कौन सा है, उसको हम पकड़ेंगे और हम चले जाएंगे कॉलेज। तो एक प्रॉब्लम थी, हमने जिसको 5 से 6 सॉल्यूशन निकाले, ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन, फिर जो हमें ज़्यादा सही लगा उसको अप्लाई कर लेते हैं। तो इसको कहते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रैकेटिंग एल्गोरिथम क्या होता है, जैसे यहाँ देखिए एक प्रॉब्लम है 1 2 3, या फिर यहाँ देखते हैं, यहाँ से आप ज़्यादा समझेंगे। तो ब्रैकेटिंग में क्या होता है, देखिए ABC है, ठीक है। तो पहले हम A को पहले लिख सकते हैं, फिर BC, फिर हम B को पहले लिख सकते हैं और CA हो जाएगा, फिर C को पहले लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, AB हो जाएगा। पहले A को पहले लिखा, फिर B को पहले लिखा, फिर C को पहले लिखा, ठीक है। जो यहाँ पर लिख के आ गया, A को पहले लिया, फिर B को पहले लिया, फिर C को पहले लिया। अब A को पहले लिया तो A तो यहाँ पर लिखेगा, तो हम अब BC को कैसे लिख सकते हैं, BC और CB।
तो यहाँ पास BC लिखे तो ABC होगा, यहाँ पास CB था तो ACB, तो ABC और ACB आ गया। हमने A को पहले लिया था, B को पहले लेंगे तो क्या बन जाएगा, CA बन जाएगा, क्योंकि A अब यहाँ से चला जाएगा ना, तब B पहले आएगा, तो यहाँ गया CA। तो अब CA लिख सकते हो, AC लिख सकते हैं, ठीक है, CA और AC हो गया। अब B बचा था तो यहाँ पास B लगा दीजिए, तो B CA और B AC बन गया। ये दो आंसर हो गए, ठीक है। अब क्या, अब C को पहले करा तो A यहाँ पास ले आए थे, अब B को ही पहले ले आते तो CAB हो गया, तो CAB हो गया। अब CAB में हम C को अलग कर दे तो AB, तो AB लिख सकते हैं, BA लिख सकते हैं। AB के बगल में C लिख दीजिए और BA के बगल में C लिख दीजिए, तो क्या बन गया, CAB एंड CBA। तो ब्रैकेटिंग में अभी भी ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं अपने प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में तोड़कर। डिवाइड एंड कॉन्करन क्या होता है, यहाँ पास हम किसी प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं, जैसे एक प्रॉब्लम है उसको सब प्रॉब्लम में डिवाइड किए, उन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाले तो सॉल्यूशन मिल गया। कॉन्करन में हम सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर कंबाइन में जो सॉल्यूशन उनको कंबाइन कर देते हैं, तो जो मेन प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। तो इसको कहते हैं डिवाइड एंड कॉन्करन एल्गोरिथम। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।